कश्मीर पर नेहरू को विलेन बनाना कितना सही है। चलिए बात करते हैं, समझते हैं। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इस क्षेत्र की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तो ये कहानी बंटवारे के समय की है, जब दक्षिण एशिया में दो देश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। उस दौरान कुछ देसी रियासतें भी थी जो इन नए बने दोनों देशों में शामिल हो रही थी। और जो पाकिस्तान है ना, ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिमी हिस्से सौराष्ट्र के पास जूनागढ़ इन्हीं में से एक बड़ी रियासत थी, जहां की 80% हिंदू आबादी थी, जबकि यहां से शासक मुस्लिम नवाब महाबत खान तृतीय थे। और यहां अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी चल रहा था। मई 1947 में सिंध मुस्लिम लीग के नेता शाहनवाज भुट्टो को यहां का दीवान प्रशासक नियुक्त किया गया और वो मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी संपर्क में थे। जिन्ना की सलाह पर भुट्टो ने 15 अगस्त 1947 तक भारत या पाकिस्तान में शामिल होने पर कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि जैसे ही आजादी की घोषणा हुई, जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला ले लिया था, जबकि पाकिस्तान ने 1 महीने तक इस अपील का कोई जवाब नहीं दिया। और 13 सितंबर को पाकिस्तान ने एक टेलीग्राफ भेजा और जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने की घोषणा की। काठियावाड़ सरकार और भारत सरकार के लिए भी ये एक बड़ा झटका था। असल में जिन्ना जूनागढ़ को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और राजनीति की बिसात पर उनकी नजर कश्मीर पर थी। जिन्ना इस बात से निश्चिंत थे कि भारत हमें कहेगा कि जूनागढ़ के नवाब नहीं, बल्कि वहां की जनता को फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। जब भारत ऐसा दबाव करेगा तो जिन्ना यही फॉर्मूला कश्मीर के लिए भी अपनाएंगे। वो भारत को उसी के जाल में फंसाना चाहते थे। राजमोहन गांधी ने सरदार पटेल की जीवनी पटेल आ लाइफ में ये बातें लिखी हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। अब भारत की बारी थी तो वो पाकिस्तान की योजना को विफल करे और इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल पर थी। कश्मीर का मामला पाकिस्तान की ओर से 22 अक्टूबर 1947 के करीब 200 से 300 ट्रक कश्मीर में आए। ये ट्रक पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के कवालियों से भरे थे। ये संख्या में करीब 5000 थे। अफरीदी, वजीर, महसूद कबीलों के लोग थे। उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहा। उनका नेतृत्व पाकिस्तान के छुट्टी पर गए एक सिपाही कर रहे थे। उनकी मंशा साफ थी कि कश्मीर पर कब्जा कर उसे पाकिस्तान में मिलाना, जो कि उस समय तक इस बात पर अनिश्चित था कि वो भारत के साथ जाए या फिर पाकिस्तान के साथ। उस समय लगभग सभी रियासतें पाकिस्तान या भारत के साथ जा चुकी थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर असमंजस में था। 12 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ यथास्थिति संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। और समझौते का मतलब था कि जम्मू कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा, बल्कि स्वतंत्र बना रहेगा। इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने इसका सम्मान नहीं रखा और राज्य पर हमला बोल दिया। और बीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई पर विस्तार से लिखा। हमला करने वाले कबायली एक के बाद एक इलाका कब्जा कर रहे थे और 24 अक्टूबर को श्रीनगर के करीब पहुंच गए। बेमहूरा पावर हाउस पहुंचे, उसे बंद करा दिया और जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। कबायली लोगों से कह रहे थे कि 2 दिनों में वो श्रीनगर को कब्जा कर लेंगे। वो शहर की मस्जिद में ईद मनाएंगे। महाराजा हरि सिंह उन कबायलियों से लड़ने में खुद को अक्षम पा रहे थे। ऐसे समय में जब राज्य उनके हाथ से जा रहा था, उन्होंने स्वतंत्रता की बात भुलाकर भारत से मदद की गुहार लगाई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी शामिल होने का समझौता। इसके बाद दिल्ली में कश्मीर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। 25 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में रक्षा समिति की बैठक हुई और इसमें तय किया गया कि गृह सचिव बीपी मेनन को कश्मीर जाकर जमीनी हालात का जायजा लेना चाहिए, फिर सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और जैसे ही मेनन श्रीनगर पहुंचे, उन्हें आपातकालीन हालात का एहसास हो गया। ये महज घंटों की बात थी और कबायली 1 या 2 दिनों में ही शहर में घुसने वाले थे। कश्मीर को बचाने के लिए महाराजा के पास एक ही रास्ता बचा था, वो था भारत से मदद मांगना। केवल भारतीय सेना ही थी जो राज्य को पाकिस्तान में जाने से बचा सकती थी। हालांकि कश्मीर तब तक स्वतंत्र था। स्वतंत्र रियासत में सेना भेजने को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन उदासीन थे। बीपी मेनन को फिर जम्मू भेजा गया। वो सीधे महाराजा के महल पहुंचे, लेकिन पूरा महल खाली मिला। चीजें बिखरी हुई थी। पता चला श्रीनगर से आने के बाद वो सो रहे थे
और मेनन ने उन्हें जगाया और सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसले से उन्हें अवगत कराया। महाराज ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन यानी भारत में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा, महाराजा ने मेनन से कहा कि उन्होंने अपने स्टाफ को कुछ निर्देश दिए। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा था कि जब मेनन वापस लौटें तो इसका मतलब होगा कि भारत मदद के लिए तैयार है और उस स्थिति में उन्हें सोने दिया जाए। अगर मेनन नहीं लौटते तो इसका मतलब होगा सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया था कि उन्हें सोते हुए गोली मार दी जाए, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और आखिरकार भारत की मदद समय से पहुंच गई। समझौता करने में देरी क्यों हुई? मेनन ने लिखा कि कश्मीर की जटिल स्थिति के चलते महाराजा की तरफ से देरी हुई। कश्मीर राज्य में 4 भौगोलिक इलाके थे: उत्तर गिलगित, दक्षिण में जम्मू, पश्चिम में लद्दाख और मध्य में कश्मीर घाटी। जम्मू में हिंदू बहुसंख्या आबादी थी, लद्दाख बौद्ध बहुल, जबकि गिलगित और घाटी में मुस्लिम बहुल आबादी के साथ राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी। चूंकि राजा हिंदू थे इसलिए सभी उच्च पदों पर हिंदू काबिज थे और मुस्लिम खुद को हाशिए पर महसूस करते थे। मुस्लिम आबादी की आकांक्षाओं को आबाद दी शेख अब्दुल्ला ने और उन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया। इस राजनीतिक संगठन को सेकुलर बनाने के लिए उन्होंने 1939 में इसके नाम से मुस्लिम हटा दिया और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम रखा। महाराजा हरी सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने कई प्रदर्शन आयोजित किए और 1940 में उन्होंने कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसके बाद उन्हें लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया। उस समय तक वो कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। अंबेडकर विशेष दर्जा देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर पी.जी. ज्योतिकर ने अपनी किताब आर्स दृष्टा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में लिखा, शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने साफ साफ मना कर दिया और उनसे कहा, आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनाए, जनता को राशन दे और इसके बावजूद भारत के पास कोई अधिकार ना रहे। क्या आप यही चाहते हैं? मैं इस तरह की मांग कभी नहीं स्वीकार कर सकता। अंबेडकर से नाखुश शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए। उस समय वो विदेशी दौरे पर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर से कहा कि वो अनुच्छेद 370 तैयार करें। अयंगर उस समय बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री थे। इसके अलावा वो कश्मीर के पूर्व दीवान और संविधान सभा के सदस्य भी थे। जनसंघ के अध्यक्ष बलराज माधोक ने अपनी आत्मकथा में एक पूरा अध्याय विभाजित कश्मीर राष्ट्रवादी अंबेडकर के विषय पर लिखा। माधोक अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने अंबेडकर को कथित राष्ट्रवादी नेताओं से ज्यादा राष्ट्रवादी और कथित बुद्धिजीवियों से ज्यादा विद्वान पाया। और कश्मीर को विशेष दर्जा, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर मेनन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, सरदार पटेल उनसे मिलने के लिए वहां मौजूद थे। दोनों ही वहां से सीधे सुरक्षा समिति की बैठक में पहुंचे। वहां लंबी बहस हुई और अंत में जम्मू कश्मीर के शामिल होने की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया और सेना को कश्मीर भेजा गया। उस समय यह फैसला हुआ था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी वहां जन्म संग्रह कराया जाएगा। 21 नवंबर को नेहरू ने कश्मीर के संदर्भ में संसद में बयान दिया। उन्होंने जन्म संग्रह कराए जाने के अपने वादे को दोहराया ताकि कश्मीर के लोग संयुक्त राष्ट्र या ऐसी किसी एजेंसी की निगरानी में अपने भविष्य का फैसला कर सकें। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा गया कि हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत खान ने मांग रखी कि जन्म संग्रह से पहले भारत को अपनी सेना वापस ले लेनी चाहिए, नेहरू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। समझौते के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनना था, विशेष दर्जे के साथ। इसके अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी मामले तय करने का जम्मू राज्य को, कश्मीर को राज्य को अधिकार था। 1954 में समझौते में एक और अनुच्छेद 35 से जोड़ा गया। समझौते के अनुसार जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने या कानून लागू करने का भारत का अधिकार सीमित था। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू विदेश में थे। अक्टूबर 1949 में संविधान सभा में कश्मीर को लेकर बहस हुई और जिसमें सरदार पटेल ने अपने विचार खुद तक सीमित रखे और इसके लिए दबाव नहीं बनाया। सरदार पटेल ने स्वीकारी थी शर्तें। संविधान सभा के सदस्यों में इसे लेकर विरोध था, लेकिन सरदार पटेल ने, जो कि उस समय कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। यही नहीं, उन्होंने उससे भी अधिक रियायतें दी जो नेहरू विदेश जाने से पहले उन्हें निर्देशित करके गए थे। और शेख अब्दुल्ला उस स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और आजाद और गोपाला स्वामी ने उनका समर्थन किया, इसलिए सरदार ने इस पर सहमति दी। आजाद, अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी नेहरू के विचार का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए सरदार पटेल ने नेहरू की गैर मौजूदगी में उनका विरोध न करने का फैसला किया।
अशोका विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में पढ़ाने वाले प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन मानते हैं कि ये गलत धारणा है कि कश्मीर के मुद्दे पर अकेले नेहरू ने फैसला लिया। अपने लेख में श्रीनाथ ने लिखा कि कश्मीर को लेकर मतभेद के बावजूद नेहरू और सरदार एक साथ काम कर रहे थे। उदाहरण के लिए कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ही लें। गोपाल स्वामी अयंगर, शेख अब्दुल्ला और अन्य ने इस प्रस्ताव पर महीनों तक काम किया था। ये बहुत मुश्किल वार्ता थी। नेहरू ने बिना सरदार पटेल की इजाजत के शायद ही कोई कदम उठाया। 15-16 मई को सरदार पटेल के घर पर इस संबंध में एक बैठक हुई जिसमें नेहरू भी मौजूद थे और नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुई सहमति के आधार पर जब अयंगर ने सरदार को एक प्रस्ताव भेजा तो उस पर एक टिप्पणी भी लिखी कि क्या आप इस पर अपनी सहमति के बारे में जवाहरलाल जी को बताएंगे। आपकी इजाजत के बाद ही वो शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखेंगे। अब्दुल्ला ने संविधान के मूल अधिकार और दिशा निर्देशक सिद्धांत लागू न करने पर जोर दिया और कहा कि ये राज्य की संविधान सभा पर छोड़ देना चाहिए। सरदार पटेल इस बारे में नाखुश थे, लेकिन उन्होंने गोपाल स्वामी से इस पर आगे बढ़ने को कहा। उस समय तक प्रधानमंत्री नेहरू विदेश में थे। जब वो वापस लौटे, सरदार पटेल ने उन्हें एक पत्र लिखा। एक लंबी बहस के बाद ही मैं पार्टी को सहमत करा सका। श्रीनाथ ने अपने एक लेख में लिखा, सरदार पटेल भी अनुच्छेद 370 के निर्माता थे। पटेल की नाराजगी। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई नाराज थे। जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्र में मामलों को ले जाना, ऐसे हालत में संघर्ष विराम करना जबकि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और महाराजा के राज्य से बाहर जाने जैसे कई मसलों को लेकर सरदार सहमत नहीं थे। समय समय पर उन्होंने कुछ सुझाव दिए और आलोचनाएं भी रखी, लेकिन उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर कोई समाधान नहीं सुझाया था। वास्तव में अगस्त 1950 में उन्होंने जयप्रकाश जी को बताया था कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाया नहीं जा सकता। जयप्रकाश जी ने कहा कि सरदार की मौत के बाद उनके अनुयायी भी ये बता पाने में अक्षम थे कि आखिर वो खुद कैसे इस मामले को हल करते, और ये एक सच्चाई थी। कश्मीर को विशेष दर्जा। जनवरी 1948 में भारत कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया था और वहां पर जनमत संग्रह की मांग उठी। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा। पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सबकी स्थिति यथावत रही। जुलाई 1949 में महाराजा हरि सिंह ने अपने बेटे करण सिंह को गद्दी सौंपी। इसके बाद शेख अब्दुल्ला और अपने साथियों के साथ संविधान सभा में शामिल हो गए। इस समय भारत का संविधान बन रहा था। साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। भारतीय संविधान सभा की चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को लेकर सवाल उठने लगे तो सभा के एक सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ मुद्दों को लेकर वादा किया हुआ है। उन लोगों से पूछा गया था कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। लोगों के विचार जानने के लिए हम जनमत संग्रह कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर उससे पहले वहां शांति बहाल हो, निष्पक्ष जनमत संग्रह का भरोसा दिया जाए। जबकि जम्मू कश्मीर में कभी जनमत संग्रह हुआ ही नहीं और इसके संदर्भ में भारत पाकिस्तान के अपने अपने तर्क हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में संविधान सभा की बैठकें हुई और भारत के साथ जम्मू कश्मीर के रिश्तों पर दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इस समझौते में कहा गया केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के अलग झंडे पर सहमत है और ये झंडा भारत के झंडे का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। और देख रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना, ये हमारा ही हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान कब्जा में है। और देखिए, ये 370 और 35 से अब तो हट चुका है ना जम्मू कश्मीर से। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसे किसे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। लद्दाख अलग बन चुका है, जम्मू कश्मीर अलग बन चुका है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।